बात करें प्री हिस्टोरिक एज की, तो इस एज में ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था और ना ही लिखने पढ़ने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, और इसी वजह से इस हिस्ट्री के हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल रिकॉर्ड्स और जीनियोलॉजी से हमको प्री हिस्टोरिक एज का पता चलता है। सवाल बनता है कि प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड में क्या फर्क है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंस ऑफ राइटिंग का डिमार्केशन है। जब इंसानों ने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था, उसके बाद के पीरियड को हम हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जबकि उसके पहले के पीरियड को हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। अब जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड है, ये लगभग आज से 8000 साल पहले शुरू हो गया था, यानी कि लगभग 6000 BC। बिकॉज अभी हम लोग 2000 AD में हैं। अब इन टर्म्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब देखिए, शुरुआत में जब राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ तो लोग कुछ ही सिंबल्स यूज करते थे, एंड मोस्ट ऑफ देम वर हाइरोग्लिफिक्स। मतलब कि किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इन एंशिएंट इजिप्ट, अगर आपने इजिप्ट के आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखे होंगे इन एनी वीडियोज, तो वहां पर बर्ड्स की पिक्चर यूज होती थी एज अ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। इससे हमको ये पता चलता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने पहले आर्ट सीखी और उसके बाद उसी से उन्होंने राइटिंग का इन्वेंशन किया। सवाल बनता है कि अर्लीस्ट ह्यूमन राइटिंग कौन सी थी। तो देखिए, इस सवाल का कोई भी क्लियर जवाब नहीं है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की तरह दुनिया भर में काफी सारी ऐसी स्क्रिप्ट हैं जो अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई हैं। ऐसे में रिसर्चर्स नहीं पता लगा पाए हैं कि आईबीसी जैसी स्क्रिप्ट्स सिर्फ सिंबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर ये एक लैंग्वेज का पार्ट है। इसी में से जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सिंबल्स है वो जाहू सिंबल्स है, विच इज लोकेटेड इन चाइना, और इसका ओरिजिनेशन 6500 BC बताया जाता है, जबकि इंडस स्क्रिप्ट का ओरिजिन 3500 BC बताया जाता है। इसके अलावा ग्रीस में डिस्पुलो टैबलेट मिली थी जिसकी डेट 6000 BC बताई जाती है। अब देखिए, आईबीसी स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम्स को तो हमने देखा, लेकिन इन जनरल इंडियन हिस्टोरिकल सोर्सेस के साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ हिस्ट्री लिखने की प्रथा नहीं थी, या फिर हिस्ट्री नाम का कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं था, और हिस्ट्री के नाम पे पुराण लिखे जाते थे जिनमें हिस्ट्री और लेजेंड दोनों ही होते थे। और ये दिक्कत सिर्फ हमारी हिस्ट्री के साथ ही नहीं है, बल्कि जो नॉर्स हिस्ट्री है, जिनके लोगों को हम वाइकिंग्स भी कहते हैं, ऑफ नॉर्दर्न यूरोप, इनके यहाँ भी ऐसी ही हिस्ट्री लिखी जाती थी। इसके अलावा हिस्टोरिकली जितनी भी वॉर्स को रिकॉर्ड किया गया है उनमें लेजेंड्स के पार्ट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फैक्ट्स। सबसे ज्यादा वेरिएशन हमको नंबर ऑफ ट्रूप्स में दिखता है, मतलब राइटर्स ने राजाओं की सेना को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया है, और ये लेजेंडरी ट्रेडिशन हमारे यहाँ मुगल काल तक चला आया। ऐसे केसेस में फैक्ट्स और लेजेंड को अलग अलग करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन था, यानी कि हमारे जितने भी वेद, उपनिषद, आरण्यक एटसेट्रा हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ओरल फॉर्म में पास ऑन किए जाते थे, मतलब लोगों को मेमोराइज कराया जाता था। ऐसे में हिस्टोरिकल सोर्सेज एक पैराडॉक्स में फंस जाते हैं कि पहले लैंग्वेज आई या फिर उसकी स्क्रिप्ट आई। यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है, जबकि स्क्रिप्ट वो सिंबल्स होते हैं या अल्फाबेट्स होते हैं जो कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरियंस के सामने सवाल ये बन जाता है कि स्क्रिप्ट से लैंग्वेज का विकास हुआ या फिर लैंग्वेज से स्क्रिप्ट का विकास हुआ। और देखिए, इसी वजह से हमारे यहाँ जो युगों की टाइमलाइन फॉलो होती है उनमें काफी सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये भारत है। अब देखिए, रामकृष्ण परमहंस के अलावा बाकी सारे लोगों के हिसाब से या तो आर्यंस इस तरफ से आए और या फिर इस तरफ से, मतलब नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट। ऐसे में ये लोग पंजाब यानी कि 5 रिवर्स का जो मीटिंग पॉइंट था वहां पर आके बस गए। उसके बाद वो लोग गंगा वैली की तरफ शिफ्ट हुए और यूपी और बिहार को अपना सेटलमेंट बना लिया। अब इसी टाइमलाइन को अगर हम युगों वाली टाइमलाइन में फिट करें तो पंजाब के आसपास ही है हरियाणा, जहां पर कुरुक्षेत्र है, और ये कुरु ट्राइब का इलाका हुआ करता था, मतलब कि ये भगवान कृष्ण के समकालीन था। अब इनका जो शहर था द्वारका, उसके एविडेंसेस हम लोगों को गुजरात की कोस्ट पे मिले हैं। अब कृष्ण जी थे द्वापर युग के। दूसरी तरफ अगर हम अयोध्या या कोसल को देखें तो ये गंगा वैली में था, और ये
लॉर्ड रामा के समकालीन है, जो कि त्रेता युग में थे, और त्रेता युग सेकेंड युग है, जबकि द्वापर युग थर्ड युग है। हमारे लिटरेरी सोर्सेस के हिसाब से त्रेता युग पहले हुआ था, यानी कि भगवान राम पहले हुए थे और उसके बाद कृष्ण जी हुए थे। बट आर्यन इमिग्रेशन रिसर्च की बात करें तो उसके हिसाब से पहले कृष्ण जी हुए थे, फिर राम जी हुए थे। अब एविडेंसेस हमारे पास दोनों के हैं, बट उसको बैक करने के लिए कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं है। इसके अलावा दिक्कत इस बात की भी है कि संस्कृत लैंग्वेज एक कॉन्टेक्सचुअल लैंग्वेज है, मतलब कि वर्ड्स की मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड है ममसा। अब इस शब्द के अर्थ कई सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीट, फ्रूट पल्प, रूट, एक तरीके के कीड़े को भी ममसा कहते थे। साथ ही साथ इसका अर्थ इक्वल भी होता है। ऐसे में कुछ समय पहले ये डिबेट चली थी कि क्या रामायण में मांस खाने के विषय में बोला गया है। ये संस्कृत के साथ बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके अलावा जितने भी हमारे संस्कृत वर्क्स हैं उनको यूरोपियंस ने ट्रांसलेट किया है और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया है। ऐसे में कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से ऐसे यूरोपियन ट्रांसलेटर्स को किसी वर्ड के कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता था। इसके अलावा कॉलोनियल इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए भी यूरोपियंस ने अपने हिसाब से संस्कृत टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन किया, और ब्रिटिशर्स जो कि हमारे ऊपर राज कर रहे थे वो तो एक लेवल और आगे बढ़ गए, और इनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स भारत आते थे वो इस ट्रांसलेशन के कार्य में शामिल थे। इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड हमने ये देखा है कि जहां पर भी बरियल ट्रेडिशन होता था इन रिगार्ड टू अ डेड पर्सन, उसकी वजह से वेरियस आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्व हो गए थे। बट इंडियन कल्चर में बॉडी को जलाने की प्रथा थी। ऐसे में बरियल का भी बेनिफिट नहीं मिल पाया हम लोगों को। अब देखिए, इंडिपेंडेंस के समय पर हमारे यहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। ऐसे में हिस्ट्री के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग भी काफी कम थे। बाकी पूरी दुनिया में तो साइंटिफिक रिसर्च फॉलो की गई, यानी कि नए एविडेंसेस के साथ साथ जो हिस्टोरिकल रिसर्च थी वो डायनेमिक हो गई थी। मतलब जैसे जैसे नए एविडेंसेस मिले वैसे वैसे थ्योरीज चेंज हुई। बट भारत में ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च को स्टैटिक रखा गया। एक तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च में एब्राहमिक कॉन्सेप्ट इम्पोज कर दिया गया, और हमारे हिस्टोरियंस ने कहा कि जो भी हमने लिखा है वही सही है और इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते। और ये दिक्कत हमारे यहाँ ट्रेडिशनलिस्ट हिस्टोरियंस और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस दोनों लोगों ने ही फॉलो की, जहां पर ट्रेडिशनलिस्ट का कहना था कि जो हमारे टेक्स्ट में लिखा है वही सही है, जबकि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने ये बोला कि जो हमने रिसर्च की है वही सही है और बाकी सब गलत हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको आर्यन इन्वेजन थ्योरी से मिलता है, जो कि शुरुआत में मॉर्टियम व्हीलर ने प्रपोज किया था। इनके हिसाब से आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को वॉर में हरा के उनकी लैंड पे कब्जा किया था। इसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 3-4 स्केलेटल स्ट्रक्चर्स पाए गए थे उनको साइट किया गया। बाद में विद द एडवेंट ऑफ कार्बन डेटिंग रिसर्चर्स को यह पता चला कि जो स्केलेटन्स व्हीलर ने डिस्कवर किए थे वो काफी बाद के थे एज कंपेयर टू आईवीसी स्ट्रक्चर्स। अब व्हीलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी को तो भारतीय हिस्टोरियंस ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब इसमें चेंजेस किए गए तो उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो इनके एजेंडे और थीसिस दोनों के ही विरुद्ध था। अब देखिए, जब हम प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है लिथिक, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ये एक सफिक्स है जिसका मतलब है कि ऐसे समय पे जो टेक्नोलॉजी थी वो स्टोन पे बेस्ड थी। इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात करें तो पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड हंटिंग गैदरिंग की स्टेज थी, जबकि नियोलिथिक पीरियड में हम लोगों ने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सीख ली थी। प्री हिस्ट्री में टोटल 5 स्टेजेस आती हैं। एक तो पेलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, फिर नियोलिथिक, देन चाल्कोलिथिक एंड लास्टली आयरन एज। अब एक एक करके हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को देखते हैं। ये डिवीजन टूल्स के अकॉर्डिंग है जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे पाए गए हैं। इसमें सबसे पहले है पेलियोलिथिक पीरियड, जो कि 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक था। फिर आता है मीजोलिथिक पीरियड, जो कि 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक था। देन नियोलिथिक पीरियड, जो कि 8,000 से 4,000 बीसी तक था। फिर आता है चाल्कोलिथिक पीरियड, जो कि 4,000 से 1500 बीसी तक था, 200 बीसी तक थी। अब जो पेलियोलिथिक पीरियड है यानी कि ओल्ड स्टोन एज, उसको हम लोग फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है लोअर पेलियोलिथिक एज, जो कि 100,000 बीसी तक थी।
मिडिल की बात करें तो ये 100,000 से 40,000 बीसी तक थी और अपर पेलियोलिथिक एज 40,000 से 10,000 बीसी तक थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्सिक्वेंट पीरियड्स हैं वो प्रीवियस पीरियड से कम हैं। लोअर पेलियोलिथिक एज में बहुत ही सिंपल टूल्स इस्तेमाल होते थे क्योंकि ह्यूमंस इस समय पर हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे, जिसके लिए ये एक्सेस का इस्तेमाल करते थे और चॉपर्स का इस्तेमाल करते थे। अब इस पीरियड की ओल्डेस्ट साइट हमको महाराष्ट्र के बोरी में मिलती है। इसी पीरियड में लाइमस्टोन्स का भी यूज आता है फॉर मेकिंग द टूल्स, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ ह्यूमंस ने और भी शार्प वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए इन ऑर्डर टू हंट एनिमल्स, और शेल्टर के लिए ये लोग केव्स और रॉक्स का इस्तेमाल करते थे। इसी पीरियड की एक और इम्पोर्टेंट साइट है भिमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा ये सारी साइट्स लोअर पेलियोलिथिक एज की हैं। अब इसमें से कुछ साइट्स को आप याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल स्वान वैली, जो कि अब पाकिस्तान में है। फिर हमारे दोनों मेजर प्लाटूज और यूपी की बेलन वैली। अब मिडिल पेलियोलिथिक एज में हम लोग और भी ज्यादा छोटे वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे और फाइन कटिंग के लिए पॉइंटर्स और स्क्रेपर्स का इस्तेमाल होता था। मिडिल पेलियोलिथिक की साइट्स भी बेलन वैली में मिलती हैं। इसके अलावा लूनी वैली और भिमबेटका में भी इस पीरियड की साइट्स पाई जाती हैं। अपर पेलियोलिथिक एज की बात करें तो मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमोसेपियंस इस एज में आ गए थे और इन्होंने बोन टूल्स, नीडल्स और फिशिंग टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये सारी साइट्स अपर पेलियोलिथिक एज से बिलोंग करती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि भिमबेटका की जो भी पेंटिंग्स हैं वो अपर पेलियोलिथिक एज की हैं। फिर आते हैं हम मीजोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज पे। अब इसके पहले तक क्या था कि धरती का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था, बट 10,000 से 12,000 बीसी के आसपास बहुत ही मेजर क्लाइमेट चेंजेस हुए, जिसकी वजह से बर्फ चली गई और दुनिया का सी लेवल राइज कर गया। अब देखिए ऑलमोस्ट सारे ही रिलीजन्स में ग्रेट फ्लड की बात की गई है। मतलब हिंदुइज्म की बात करें तो विष्णु पुराण में इसके अकाउंट्स मिलते हैं, जबकि बाइबल में भी ग्रेट फ्लड के बारे में बात की गई है। और रामकृष्ण परमहंस की जो थीसिस थी कि आर्यंस तिब्बत से आए हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड थी। इनका मानना था कि मनु तिब्बत चले गए थे क्योंकि वही एक जगह बची थी जो कि फ्लड से अफेक्टेड नहीं थी, और उसके बाद भारत को सिविलाइज करने के लिए उनकी लीनेज भारत के वेरियस डायरेक्शंस में गई। अब देखिए इस थीसिस का जस्टिफिकेशन इस बात से भी किया जा सकता है कि हमारे यहाँ रेशियल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कश्मीर रीजन में हम चले जाएं तो हमको कॉकेशियन से क्लोज पॉपुलेशन मिलती है जो कि काफी ज्यादा फेयर कलर्ड है, जबकि सदर्न इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है वो नेग्रॉइड रेस के ज्यादा करीब है, जबकि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में मंगोलाइड रेस के लोग मिलेंगे। और बचा हुआ जो मिडिल का भारत है उसमें इन तीनों रेसेस के मिक्स्ड डीएनए हमको मिलते हैं। तो जीनोलॉजी के हिसाब से तिब्बत एज अ होम ऑफ आर्यंस सही लगता है। अब देखिए जैसे जैसे क्लाइमेट बढ़ा वैसे वैसे काफी ज्यादा फ्लोरा एंड फौना जमीन पे आ गई, और इसी समय पर पहली बार ह्यूमंस ने एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले ठंड होने की वजह से फर्टाइल पैचेस काफी कम थे। ऐसे में ह्यूमंस को फूड की गैदरिंग करनी पड़ती थी। बट जब फर्टाइल लैंड के पैचेस ज्यादा हो गए तो ह्यूमंस को जिन प्लांट्स की नीड थी उनको वो लोकली ग्रो करने लगे, और इसी को हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कहते हैं। हाउएवर एग्रीकल्चर एज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नियोलिथिक पीरियड में हुआ था, बट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स मीजोलिथिक पीरियड से ही शुरू हो गया था। डॉग्स के अलावा ह्यूमंस शीप्स और गोट्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगे, और पहली बार गंगा प्लेन्स के आसपास ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। इस एरा के हमको काफी सारे माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्टोन्स जो कि एज टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे। इस पीरियड की ये सारी मेजर साइट्स हैं। इसमें से आप ब्रह्मगिरी मैसूर को याद रखिएगा। इसके अलावा सुजात इन राजस्थान इज ऑल्सो फ्रॉम दिस एरा। अच्छा, भिमबेटका हिस्टोरियंस के हिसाब से एक सेंटर हुआ करता था, और इसी वजह से बहुत ही लंबे समय तक ह्यूमंस ने इस प्लेस को सिविलाइज किया था। टूल्स की बात करें तो अभी तक नाइव्स और एरो हेड्स भी आ गई थीं। बात करें नियोलिथिक पीरियड की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर इसी पीरियड में आया था। अब जब एग्रीकल्चर होने लगा तो ह्यूमंस नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ गए, मतलब कि एक जगह पे रह के ये लोग लैंड पे एग्रीकल्चर करते थे।
इसके अलावा व्हील की भी डिस्कवरी इसी पीरियड में हुई और ह्यूमंस ने फायर मेकिंग भी इसी पीरियड में सीखी थी। इसके अलावा पॉटरी के साक्ष्य भी मिले हैं और साथ ही साथ ह्यूमंस ने पहली बार डेड बॉडीज को इंटेंशनली डिस्पोज ऑफ किया, मतलब इसी समय की हमको अर्लीस्ट बरियल साइट्स मिलती हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। इसमें से इनाम गांव सबसे फेमस है। इसके अलावा पाकिस्तान का मेहरगढ़ और आसाम में डोजली हादिंग इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं। बात करें चाल्कोलिथिक पीरियड की तो इसी को हम ब्रॉन्ज एज या फिर कॉपर एज कहते हैं। इसी पीरियड में हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ जाती है। इसके अलावा नर्मदा रीजन, गंगा रीजन और वेस्ट बंगाल को भी इसी पीरियड में ह्यूमंस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। फिर इतना आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक सिविलाइजेशन आ गई। अब दोनों सिविलाइजेशंस में यही फर्क है कि आर्यन सिविलाइजेशन को आयरन के बारे में पता था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को आयरन के बारे में नहीं पता था एंड देयर सिविलाइजेशन वाज मेनली बेस्ड ऑन ब्रॉन्ज या फिर कॉपर। इसी समय में महाजनपद का भी दौर आया और जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे नए थॉट्स भी इसी एज में आए। अब हिस्टोरिकल स्टडी में रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में इन्होंने काफी सारी प्री हिस्टोरिक साइट्स को सर्वे किया था। साथ ही साथ मद्रासियन कल्चर को खोजने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियन नहीं थे, बल्कि ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। जियोलॉजी में हम ह्यूमन डेवलपमेंट को ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखते हैं, मतलब किस पॉइंट इन टाइम में अर्थ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या थीं, इसको हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजिकल अकाउंट्स की बात करें, जो ओरिजिनल द्वारका शहर था वो गुजरात के पास एक आइलैंड हुआ करता था, जो कि धरती का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी में सबमर्ज हो गया। दूसरी तरफ भारतीय आर्कियोलॉजी का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। अब लास्ट में सवाल ये है कि पहली स्टोन एज साइट कौन सी थी जिसको भारत में डिस्कवर किया गया था। तो देखिए 1842 में डॉक्टर प्रिमरोज ने रायचूर में स्थित एक नियोलिथिक साइट को डिस्कवर किया था, नेम्ड लिंगसुगुर, जहां पर इनको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले थे। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा।